हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। सो आई एम श्योर आपने अपकमिंग क्लैट और ए लेट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और प्रीवियस 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। यूजुअली हमें क्या लगता है कि ओरिएंटेशन सेशंस या जहाँ पर हम बेसिक्स की बात करते हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम बहुत जल्दी मूव ऑन करना चाहते हैं टू द एक्चुअल स्ट्रैटेजीज और टू द एक्चुअल क्वेश्चंस। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फाउंडेशन बिल्डिंग पे टाइम देंगे, कमिटेड रहेंगे, तो आपकी जो आने वाली जर्नी है ना वो स्मूथ रहेगी। जैसे हम अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले हमारे ट्रेनर्स हमको थोड़ा सा वार्म अप करवाते हैं ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए, राइट। सिमिलरली ओरिएंटेशन सेशंस भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं जो आपको एक्चुअली मिरर दिखाते हैं, आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आपको थ्रू आउट द जर्नी नहीं करनी, कौन से पॉइंटर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है जिसके लिए आपकी आने वाली जर्नी स्मूथ रह सके, राइट। तो बस फिर हमने प्रीवियस 2 सेशंस कर लिए हैं, बहुत इंसाइटफुल थे वो सेशंस। अगर आपने कहीं मिस कर दिए हैं, किसी रीज़न से नहीं देखे, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। एंड टुडे वी आर डूइंग एन ओरिएंटेशन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, किस तरह की मिस्टेक्स उनको अवॉइड करनी चाहिए, और फिर हमारा फेवरेट पार्ट कि हमने थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, हमने डिस्कशंस किए, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक PYQ पैसेज तो हमारा बनता ही है, राइट। सो अगेन टुडे आई ब्रॉट अ PYQ फॉर यू। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग सेशन, मज़ा आएगा आपको। तो बस शुरू करते हैं। माय नेम इज़ जूही नरूला, right? So we are doing an orientation to reading comprehension section. That's the agenda for today, right? हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस किस टाइप के पैसेजेस क्लैट में टेस्ट होते हैं, तो वो पूरी लिस्ट है, राइट। आप देखोगे तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से क्लैट के पैसेजेस ड्रिवन हैं, और मैंने आपको स्पेसिफिकली सजेस्ट भी किया था कि उन टॉपिक्स, उन एरियाज़ की रीडिंग और ज़्यादा डिटेल्ड कर दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपका कोई फियर है या कोई डर है तो वो चला जाए, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट वी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन। तो आज क्या करेंगे? ओरिएंटेशन टू आरसी एंड देन वी आर गोइंग टू डू अ प्रैक्टिस पैसेज, राइट। चलिए, सो अब जब आप जर्नी को बिगिन कर रहे हो, राइट, जब आपने मन बना लिया, आई एम श्योर अब तो बोर्ड्स भी ख़त्म होने को होंगे बहुत सारे बच्चों के जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, राइट, जो साल ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, या अगर आप 12th में आ रहे हो तो आई एम श्योर वी आर इन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग विद आर स्कूल एग्जाम्स, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जर्नी को बिगिन करना है, तो पहला सजेशन है जो मैं हर बार ही देती हूँ, राइट, क्योंकि जो क्लैट और एलिट के पेपर्स हैं ये बहुत ड्रिवन हैं बाय योर एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, राइट। और रीडिंग स्किल्स को बिल्ड करना, समझना, बेहतर होने में समय लगता है, राइट। ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता कि आपने 6 दिन रीड किया और 7वें दिन आप बेटर हो जाओगे। आप जितना रीड करोगे उतना आप प्रीवियस डे से बेहतर होगे, और कोई एंड लिमिट नहीं है। मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तुमने 100 पैसेज पढ़ लिए तो तुम अब प्रो हो गए, या कहीं नहीं लिखा कि तुमने 1000 पढ़ लिए तो तुम प्रो हो गए। हाँ, पर तुमने 100 पढ़े तो तुम बेहतर हो गए, राइट। जब तुमने एक पहले पैसेज से स्टार्ट किया होगा और उसके बाद जब तुम 100 तक पहुंचो, तुमने एक जर्नी कवर कर लिया जहाँ पे तुम्हारी रीजनिंग सॉलिड हो गई है, राइट। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैसेजेस, आर्टिकल्स का गोल अनफॉर्चुनेटली नहीं रख सकते कि अच्छा इतने पढ़ लो और बट तुम बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। बट हाँ, आप जितने पढ़ते जाओगे हर दिन बेहतर होते जाओगे। सो कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। सो द फर्स्ट सजेशन दैट आई विल गिव इट टू यू इज रीड, राइट। और इसके लिए आपको क्या रीड करना है, वो सारे टॉपिक्स हमने किस किस टॉपिक से आप क्लैट के, एलिट के, आरसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट। तो मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, राइट, कि आप वो टॉपिक ज़रूर देखो, आइडेंटिफाई करो। जैसे अब अगर आप लिटरेचर में कंफर्टेबल हो, आप नॉवेल्स पढ़ते हो, तो आप लिटरेचर को कम पढ़ो, राइट। आप साइंस का पैसेज ज़्यादा पढ़ो, या फिलॉसफी का, या सोशल सिचुएशंस का, या हिस्ट्री का, जहाँ पे आप डगमगा सकते हो, राइट। आपको लगता है कि हिस्ट्री में तो मैं प्रो हूँ या मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट है, सो ट्राई रीडिंग डिफरेंट फ्लेवर्स। नाउ अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी डू इज, जो हमें अच्छा लगता है हम वही और पढ़ते जाते हैं। तो वह पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है, मतलब ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग विच आई रियली लाइक, तो मेरा हॉबी परसुएशन के लिए अच्छा है। बट एग्जाम में तो मुझे हर तरीके का पैसेज मिलेगा ना, तो मुझे तो अपने आप को रेडी करना है टू
I want to accustom myself to any situation that I get, right? I can't be saying कि अच्छा हिस्ट्री का आएगा तो बस फिर मैं तो बॉन्ड हूँ, सारे सवाल सही हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर चारों हिस्ट्री के नहीं आएंगे, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू take care of. So read as much as you can. It's going to help you. It's going to help you in logical reasoning. It's going to help you in legal reasoning. In fact, in totality आपकी पेपर पे पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, राइट? करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, न्यूज़पेपर आप डेली रीड कर रहे हो, करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा। तो एक रीडिंग से आपका इंग्लिश बेटर हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग बेटर हो रहा है, लीगल बेटर हो रहा है, करंट अफेयर्स बेटर हो रहा है। मैथ्स में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो डिडक्शन करना ही पड़ता है, तो that's again where some part of reading is involved, right? So read as much as you can. Don't be content. मतलब मैंने दिन का 1 पढ़ लिया, आपको समय मिलता है 4 पढ़िए, राइट? अभी हो सकता है स्कूल खुलने में कुछ टाइम हो, जहां आपको टाइम मिल रहा है ना, यू शुड स्टार्ट रीडिंग। और रीड करने से ही आपके कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूवमेंट आएगा। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 वर्ड से बना ना, तो यू हैव टू नॉट जस्ट रीड, ऐसे पढ़ना नहीं है बस, ठीक है एक मैम ने बोल रखा है पढ़ने को, हम बात मान रहे हैं, बस पढ़ लो। उसको मन लगा के पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। बिगनर हो, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। पहली बार जब कोई बच्ची रोटी बनाती है, कोई रोटी बनाता है, तो पहली बार तो उसकी रोटी गोल नहीं बनती ना, बेहतर होती जाती है। सिमिलरली जब आप कार ड्राइव करते हो तो पहली बार तो आप हाईवे पे नहीं लेके जाते ना। सिमिलरली अगर आप वॉक करना शुरू करते हो तो दूसरे दिन तो मैराथन नहीं भाग लेते ना। तो पहली बार नहीं समझ में आ रहा है, इससे डिसअपॉइंट होने की बजाय हमें देखो कि अच्छा नहीं आया, कैसे नहीं आया यार, मैं और मेहनत करूंगी या और मेहनत करूंगा। हम क्या करते हैं, नहीं आ रहा है यार, कुछ हो तो रहा नहीं है, छोड़ दो। छोड़ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो देयर इज नो चॉइस टू लीव, right? You have to fight like a warrior and trust the process. आप ये यकीन मानिए, अगर आप एक पैसेज से दूसरे पैसेज पे जा रहे हैं, आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, विजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं है, पर विजिबल इम्प्रूवमेंट 20-25 पैसेजेस के बाद दिखना शुरू होगा, पर उतने टाइम तक पेशेंस, कंसिस्टेंसी रखनी तो ज़रूरी है ना? चलिए, सो नेक्स्ट सजेशन इज कि वोकैबलरी सीखिए, क्योंकि अगर वोकैबलरी नहीं आती तो आपको ऐसा धुंधला धुंधला सा समझ में आएगा, राइट? सो वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए भी मैंने बहुत स्ट्रैटेजीज बताई हैं, राइट? जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि फ्लैश कार्ड्स आप यूज़ कर लो। तो फ्लैश कार्ड्स आप कैसे यूज़ करते हो, आप एक अच्छी क्वालिटी का पेपर लो, उसमें 5 वर्ड्स लिख लो जो आपने उस दिन कोई आर्टिकल पढ़ा था, तुम्हें नए लगे थे, उसका मीनिंग के लिए तुम मेरियम वेबस्टर एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो, तुम्हें मीनिंग मिल जाएगा। वर्ड लिखा तुमने, उसके 2 ऑपोजिट्स, 2 सिनोनिम्स लिखे, तो यानी एक वर्ड में कितने वर्ड्स आ गए, एक कार्ड में 25, और ऐसे 5 कार्ड बना लो, राइट? तो कितने वर्ड हो गए, 125। तो ये हफ्ते के 125 का टारगेट रखो। अभी इस तरीके से बिगिन करो, आई विल कम अप विद मोर आइडियाज़, राइट? पर इससे बिगिन करो। क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छा लेना, जब भी टाइम मिल रहा है। मेरी एक क्लास खत्म हो गई, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बेल हो गई, इकोनॉमिक्स की टीचर ने क्लास छोड़ी और इकोनॉमिक्स की टीचर गेट पे मैथ्स की टीचर के साथ बात कर रही हैं, राइट? तो वो जो दूसरी टीचर है उनको आने में अभी 3-4 मिनट का समय लग गया। आप वो फटाफट कार्ड्स को ग्लांस कर लो, राइट? अटेंडेंस ले रही है मैम, अभी आपके पास टाइम है, तो आपने वो कार्ड्स को वापस देख लिया, राइट? तो कार्ड्स का साइज छोटा रखना, पेपर क्वालिटी अच्छी रखना, ताकि वो हफ्ता भर चले, यानी कि अगले दिन ही कचूमर बन गया, पेपर क्रम्बल कर गया, ऐसा नहीं, राइट? तो कार्ड का साइज छोटा रखो। प्लेइंग कार्ड, जैसे ताश का पत्ता होता है उतना साइज, 5 वर्ड्स लिखे, हर वर्ड का 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, और अगर टाइम है, मन है, श्रद्धा है, तो कार्ड को जब फ्लिप करोगे पीछे वाली साइड में एक सेंटेंस भी बना लो, तो उससे रिटेंशन बेटर रहेगा, राइट? तो वोकैबलरी बिल्डिंग पे ज़रूर काम करिए, दैट रियली हेल्प्स। वर्ड्स कहाँ से लेने, जो भी आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उसमें जो नए वर्ड्स आ रहे हैं वो लेते जाइए और लिखते जाइए, राइट? उसके बाद मैं जैसा कि आपको समझा रही थी कि अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं करनी, समझने की भी कोशिश करनी है कि कहना क्या चाह रहा है, राइट? एक बार आर्टिकल अगर शुरू में बिगनर है तो आपने आर्टिकल पढ़ा, कोशिश करिए कि 4-5 वर्ड्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उस आर्टिकल से, आप उनको नोट डाउन कर लें, या एक छोटी समरी बना लें, या डिस्कस कर लें। जैसे आपको लगता है कि यार मेरे को अभी कितना समझ में आया या कितना नहीं आया, अभी मैं गौज नहीं कर पा रही, तो मैं भी अपने सीनियर से, अपनी फ्रेंड से, नेबर से, दीदी से
कोई कज़न है, आई एम श्योर अगर आप ढूंढेंगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाएगा कि ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा था, देखो ये इस पैराग्राफ से ये मुझे क्रक्स समझ में आया, ये मेरी समरी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो वो आपको ऐड कर देगा, इनपुट दे देगा, वैलिडेट कर देगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बता देगा. सो दैट्स हाउ यू कैन बिगिन. बट फोकस करिए कि आपको समझ में आए. तो समझ में कैसे पता चलता है हमें समझ में आ गया? अगर हम जो उसका निष्कर्ष है, निचोड़ है, क्रक्स है, सही से आंसर कर देते हैं, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस क्रिएटेड है उनको सही से आंसर कर रहे हैं, यही तो मेजर है ना. तो हाउ इज क्लैट मेजरिंग कि आपको कितना समझ में आ रहा है रीडिंग का पैसेज? क्वेश्चंस दे रहा है आपको, अगर आप क्वेश्चन सही से आंसर कर रहे हो मतलब आपको समझ में आया, अगर हम नहीं आंसर कर पा रहे सही से मतलब आपकी पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग वीक थी, राइट. सो आप क्या करो, जब भी आप पढ़ रहे हो पैसेज, आप एक्टिव रीडिंग करो और फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, राइट. उसके बाद हमारा जो अल्टीमेट गोल है ऑफ कोर्स वो तो यही है कि हमारा आंसर सही तक पहुंचे, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द आंसर राइट. तो आंसर सही आने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जब भी आरसीज कर रहे हो, आप अगर हमारी ऐप पर जाओगे ना तो आपको इस बैच का फ्री एक्सेस है, राइट. तो इजंट दैट अमेजिंग. तो फिजिक्स वाला तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है कि फ्री एक्सेस देता है कुछ बैचेस के लिए, ताकि आपका फंडामेंटल्स बिल्डिंग में हम हेल्प कर सके. तो क्लैट नेक्सस बैच फ्री बैच है और इस बैच में हम आपको डीपीपीज भी दे रहे हैं, राइट. ये सारे नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो. तो वो डीपीपी सॉल्व करो, राइट. वहाँ पे समझो कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं. एंजॉय करो, सी अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट. दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, राइट. खुशी खुशी आगे बढ़ोगे. अरे यार अब डीपीपी भी सॉल्व करने हैं, वीडियो तो देख ही रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड क्या करता है, हमारी जो लंबी जर्नी होती है ना, अभी तो जर्नी है, अभी तो मार्च है, आपको एग्जाम तो दिसंबर में देना है. तो हमारे लिए ये सारे आने वाले महीनों में अपना एनर्जी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, राइट. तो हम कहीं डगमगा नहीं सकते. इसके लिए जितना आप इंजॉय करके करेंगे उतना बढ़िया करेंगे. पीपल हु आर टॉपर्स, पीपल डू रियली वेल इन लाइफ, दे एंजॉय देयर वर्क एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. इसको डॉन्टिंग टास्क लेके करेंगे, मेरे से हो नहीं रहा यार, अब डीपीपी और सॉल्व करो, क्या क्या करो, तो क्या होगा, फिर नीचे की तरफ जाता है ग्राफ और हमारा तो ऊपर ही जाना चाहिए, राइट. सो दैट्स द आइडिया. तो गोल क्लियर रखिए कि अल्टीमेटली तो हमें सही आंसर तक पहुंचना है, राइट. और कुछ ये ब्लंडर्स आप जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी की मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी बिगनिंग योर जर्नी, राइट. ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप ना करें. मतलब ब्लंडर्स पीपीटी में लिखने का मतलब ये, मैं आपको वर्बली भी बोल सकती थी कि ये गलतियां मत करना. पीपीटी में लिखने का मतलब है कि भाई यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करो, यहाँ पर ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है, राइट. जैसे सिर्फ पहला लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, बीच का पढ़ा ही नहीं तो तुमको समझ ही नहीं बैठेगी यार. तुमको बनना है टॉप नॉच लॉयर, तुमको जाना है टॉप एनएलयूज में, तो ऐसी सुपरफिशियल सी अप्रोच कैसे काम करेगी? दिस विल नॉट वर्क. रीडिंग, जस्ट रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट. स्किम करते जा रहे हो, ऊपर ऊपर से देख लेना. या कई बार स्टूडेंट्स इतने इम्पेशेंट होते हैं, हम क्लास में भी कई बार बच्चों को पैसेज कराते, कहते हैं मैम आप बस क्वेश्चंस पे चलो. अरे जब तुम पैसेज ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे सही से? अटकोगे, वापस आना पड़ेगा, क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर्स नहीं आएंगे, राइट. तो ये जो इम्पेशेंस होता है ना कि पैसेज को फटाफट से खत्म करो और क्वेश्चंस पे पहुंचो, ये आपको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत नीचे जाती है. पैसेज को अच्छे से कंट्रोल में लाइए, फिर क्वेश्चंस पढ़िए, राइट. दैट्स रियली what we should aspire for. So these are common mistakes which people do. हो सकता है इसमें से कोई एक या दो गलतियां आप भी कर रहे हो तो तुरंत छोड़ दो, राइट. हो सकता है कि ये जो इम्पेशेंस है इसको पेशेंस में लाने के लिए समय लगे, बट सही टाइम पे शुरुआत तो कर दो. 6 महीने बाद रियलाइज करोगे तब तक तो गाड़ी छूट गई होगी, इजंट इट, राइट. सो दीज आर सम मिस्टेक्स दैट यू शुड नॉट मेक बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, राइट. जनरल रीडिंग करना, असेंस नहीं समझना, ये नहीं पता चलना कि ऑथर क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, राइट. दिमाग नहीं लगाना. एक्टिव रीडिंग मतलब पढ़ तो रहे हो आप, पढ़ते पढ़ते आपको आलिया भट्ट ध्यान में आ गई, पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि यार ये तो सीरीज देखनी थी, इसके तो 2 एपिसोड्स पेंडिंग है, पढ़ते पढ़ते आपको लग गया यार आज तो मम्मी शाम को छोले भटूरे बना दे तो मजा आ जाए. नो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट. आपको कनेक्ट करना है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में क्या इंटरलिंकिंग आइडियाज हैं, क्या कॉमन थ्रेड फ्लो कर रहा है,
और ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही लाइन पे गोल गोल घूमते जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कई बार ट्रैप सेंटेंसेस दे देते हैं आपको, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी सेंटेंस के अराउंड खिचड़ी बनाते जाते हैं। ऐसा आप ना करें, राइट। प्लीज डोंट डू इट दैट यू आर रीडिंग द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट्स नॉट इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। वो ट्रैप स्टेटमेंट्स होते हैं, कई बार उनसे कोई सवाल भी नहीं बनता और आपने 4 मिनट लगा दिए उस सेंटेंस को डिकोड करने में और उस पर एक भी सवाल नहीं आया। तो इनिशियली धीरे धीरे पढ़िए। जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। जैसे अब ऐसा होता भी है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आज मैं ना घर से निकली तो मेरी कैब आ गई थी नीचे, बट आई जस्ट गॉट लेट, किसी का फ़ोन आ गया मेरे पास, तो वो फ़ोन रखा, लॉक करा, तो आई वॉज इन अ रश, लिफ्ट का बटन दबाया, नीचे पहुँच गई। सो 16th फ्लोर पे मैं रहती हूँ, मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच गई और मैंने रियलाइज़ किया, मतलब मुझे ऐसा एक डाउट आया कि मैंने बालकनी का गेट बंद करा था या नहीं करा था। तो अब वो डाउट था, तो यहाँ पे आने से पहले मुझे डाउट तो क्लियर करना था, नहीं तो मैं चिंता में रहती। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर से 16th फ्लोर पे गई, मैंने लॉक खोला, चेक करा, बंद था फॉर्चुनेटली, बट दैट किल्ड टाइम, राइट। वो मुझे एक्स्ट्रा 5 मिनट लग गए। अगर वहीं पर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके चेक कर लेती, तसल्ली कर लेती, तो मुझे 5 मिनट और नहीं देने पड़ते। सिमिलरली अगर आप पैसेज को जल्दबाजी में करेंगे ना, आपको मल्टीपल टाइम्स पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ही बार पैसेज तसल्ली से पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी रहेगी। तसल्ली का मतलब ये नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड समझना है, बट एटलीस्ट ये तो पकड़ में आए कि व्हाट इज इन टोटलिटी द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, राइट। सो please pay attention to these little details, because if you're forming the right habits they are going to help you in the longer run. तो usually जो हमें इस तरीके के questions मिलते हैं, right, जब हम reading comprehension में बात करते हैं, मेन आइडिया मतलब क्या बात कर रहा है ऑथर, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट। प्राइमरी पर्पस होता है क्यों लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या है, राइट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग, क्या अचीव करना चाहता था ऑथर। स्ट्रक्चर मतलब कैसे फ्लो ऑफ आइडियाज हो रहा है, मतलब कैसे उसने अपने आइडियाज को बिल्ड किया है। टोन, हाउ, कैसे बात कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्साइटेड है, राइट, फियरफुल है, डाउटफुल है, वरीसम है, तो उसका इंटेंट क्या है, उसका स्टेट ऑफ इमोशन क्या है जब वो लिख रहा है, राइट। इन्फ्रेंस मतलब आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स इन द पैसेज, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, तो आंसर तो पैसेज से सपोर्ट होना जरूरी है। मतलब इसको आप ऐसे समझो, ए इज ग्रेटर देन बी दे रखा है, बी इज ग्रेटर देन सी दे रखा है, ये पैसेज की इंफॉर्मेशन है। और क्वेश्चन में अगर आपसे कहें कि क्या आप ए इज ग्रेटर देन सी कंक्लूड कर सकते हो, आप कहोगे हाँ, यही इन्फ्रेंस है। आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, तो ए इज ग्रेटर देन सी पैसेज में नहीं था, बट पैसेज के बेसिस पे आप इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे कुछ फैक्ट्स गिवन होते हैं और कहते हैं इसके बेसिस पे ऑथर क्या लॉजिकल इन्फ्रेंस निकाल सकता है या आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। रिट्रीवल है फेचिंग द इंफॉर्मेशन। आपसे कहा कि इस ट्रीटी में 4 ड्रॉबैक्स थे और क्वेश्चन पूछ लिया ट्रीटी में कितने ड्रॉबैक्स थे। सच सिंपल क्वेश्चंस, या 4 ड्रॉबैक्स की डिटेल्स दे दी, आपसे पूछा कौन से ड्रॉबैक के बारे में ऑथर ने बात नहीं करी है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, आप यूटिलाइज करो, क्वेश्चन को आंसर करो। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, किसी वर्ड का मतलब पूछ लिया कि इस वर्ड का गिवन कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, या सिनोनिम क्या है, या एंटोनिम क्या है। और एक फिगर्स ऑफ स्पीच, हमें लास्ट क्लैट में फिगर्स ऑफ स्पीच का सवाल नहीं दिखा था, बट आप एंटायरली रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन इमर्ज करके वापस आ जाए, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी कैन केटर टू। अपकमिंग सेशंस में हम ऑफ कोर्स और आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। और जब हम बात करते हैं आंसर चॉइसेस की, तो हमें श्योर रहना है कि हम इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाएं। तो तरीका क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें 3 तो डेफिनेटली रॉन्ग है। आपका गोल है 3 इनकरेक्ट के बारे में श्योर हो जाओ। आपको ये पता होना चाहिए ये 3 मेरे आंसर्स नहीं हो सकते पक्का, ये रीजनिंग सॉलिड होनी चाहिए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है, राइट। क्योंकि यूनिकनेस पॉसिबल नहीं होती, एक सेंटेंस को इंग्लिश में मल्टीपल तरीके से कन्वे करा जा सकता है, मल्टीपल वर्ड्स की सहायता से कन्वे करा जा सकता है, तो यूनिकनेस नहीं है। इसलिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी काम करती है वो एलिमिनेशन की करती है। जैसे बी श्योर मतलब यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर। बी श्योर का मतलब है एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, मतलब द आंसर हैज टू बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है। एक्सट्रीम आंसर्स, तो जहां भी तुमको टर्म्स मिल रही हैं ऑल, ऑलवेज, नन,
ओनली, मस्ट, नेवर, इनको लेकर तुम्हें हमेशा सस्पिशियस रहना है। मतलब तुमको लगना चाहिए कि यार यहाँ से कोई मेरा आंसर आ सकता है क्या। एक्सट्रीम आंसर्स को लेकर हमेशा आपकी घंटी बजनी चाहिए कि एक्सट्रीम है क्या, ये सही है नहीं है, राइट। और इनकरेक्ट चॉइसेस को एलिमिनेट करना सीखे। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि इनकरेक्ट को एलिमिनेट करते जाओ, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको अब पता चल गया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एलिमिनेशन करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, कैसे जर्नी को बिगिन करना है। रीडिंग में फ्लुएंसी डेवलप करिए, पैसेज को एम्ब्रेस करिए। एम्ब्रेस मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कहानी क्या है, मोटा मोटा तुम समझा सको, डिटेल्स मत बताओ। मुझे ये बता दो कि अच्छा पैसेज ने एक प्रॉब्लम के बारे में बात करी है, 4 सोल्यूशंस दिए, फिर 4 सोल्यूशंस में ऑथर कह रहा है 2 सोल्यूशंस तो इम्प्रैक्टिकल है, 2 पे काम किया जा सकता है, बस इतना। क्या सोल्यूशन है, क्यों इम्प्रैक्टिकल है, वो हम रिविजिट कर लेंगे, पर आपको ये तो पता हो कि इन टोटलिटी चल क्या रहा था। दैट इज एक्टिव रीडिंग, राइट। जितना हो सके, जैसा मैंने आपको कहा, जब पढ़ रहे हैं समरी बनाइए, उसका क्रक्स लिखने की कोशिश करिए, किससे डिस्कस कर लीजिए, राइट। वोकैबलरी पे काम करिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए कंटेंट, क्योंकि कई बार हमारे पास सफिशिएंट बुक्स नहीं होती, हमें लगता है कहाँ से इतना सारा मटेरियल लेके आए हैं जनरल रीडिंग का, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, राइट। आपकी रीडिंग तो बिल्ड हो ही रही है, आप अलग अलग तरीके का कंटेंट पढ़िए, राइट। और मेंटल बैरियर मत बनाइए, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे से नहीं होगा, दूसरे तो दिल्ली वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैं तो एक छोटी सी जगह पे हूँ, मैं कैसे पेपर क्रैक करूंगी, राइट। तो या फिर मेरे को क्या पढ़ने की ज़रूरत है इंग्लिश, आइदर ऑफ द एटीट्यूड्स आर रॉन्ग, राइट। मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं सीख सकती, या मुझे सब आता है, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। दोनों एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम आंसर्स तो हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, राइट। So always see that there is more to learn. I can definitely learn, I can get better, and that's how you will become better, right. You will see people जो सक्सेसफुल होते हैं वो जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। अमन गुप्ता जो शार्क टैंक में भी दिखते होंगे, बोर्ड के फाउंडर हैं, तो कहीं मैं तो उनका पॉडकास्ट सुन रही थी, एक इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि उनके 6 कंपनीज फेल हुई थी, और उनकी वाइफ ने कह दिया था अगर ये नहीं चली तो तुमको नौकरी करनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इवेंचुअली वर्क। सो you know everybody starts from zero, but they strive hard and emerge out better. So fight and don't have any restrictions, because उससे क्या होगा कि अगर आप खुद ही अपने सपोर्टर नहीं रहोगे, खुद ही को बार बार नीचे गिराओगे, तो क्या होगा कि आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। आपको अपना सबसे बड़ा सपोर्टर और चीयर लीडर बनना है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन, अ बॉय और अ गर्ल परफेक्ट, राइट। सो दैट्स व्हाट वी वुड वांट, ठीक है। चलो, सो केयरफुल रीडिंग करो, एक्टिव रीडर हो, डिटेल्स मत मिस करो, ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक येट, बट, फर्स्टली, मोरोवर, फर्दर मोर, इस तरह के वर्ड्स पे ध्यान दो, राइट। सो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है आइडिया कैसे फ्लो कर रहा है। एक सेंटेंस को बार बार नहीं पढ़ना, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, वो ट्रैप होता है और आपकी पेस को रोकता है। चलो, तो एक क्लैट में प्रीवियसली टेस्टेड पैसेज है, राइट। क्लैट का PYQs है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन क्लैट बिफोर। तो आप देखो कैसा पैसेज क्रिएट हो रहा है। आई विल स्टेप असाइड, आप पैरेलली वीडियो देखो, आपको मैं उतना ही टाइम दूंगी जितना आपको लगना चाहिए। आपको और ज़्यादा टाइम लगता है टू बिगिन विद, इट इज़ फाइन, आप वीडियो पॉज कर लेना, राइट। बट टू बिगिन विद आप कोशिश करो मैच करने का टाइम, बिकॉज दैट्स द राइट टाइम। फिर भी इफ़ यू फाइंड दैट यू वुड नीड मोर टाइम, इट इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। पढ़ो अच्छे से।
चलो, सो आई एम श्योर आपने पढ़ लिया. इन केस आपको ज़्यादा टाइम लगता हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड वंस यू आर डन रीडिंग इट अगेन यू कैन प्ले इट. चलो ठीक है, लेट्स सी. आई ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कैलिम्पोंग. तो कैलिम्पोंग एक जगह का नाम है और आए ऑथर खुद अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो कैलिम्पोंग के पास बड़ा हुआ. इन प्री लिबरलाइजेशन इंडिया एवरीथिंग अराइव्ड लेट. तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि प्री लिबरलाइजेशन से पहले वहां पर जो चीजें आ रही थी सब लेट आ रही थी. नॉट जस्ट मटीरियल थिंग्स बट ऑल्सो आइडियाज. तो उसका कंसर्न क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथर कैलिम्पोंग. कहीं भी प्रॉपर नाउन आए उसको लिख लीजिए क्योंकि उससे आपको पता रहता है कि कोई सवाल आएगा तो यू कैन कम बैक. और जब आप बिगिन कर रहे हो ना अपना रीडिंग का प्रोसेस, तो आप हर लाइन को पढ़ते पढ़ते जस्ट टू स्टे मोर फोकस्ड एंड टू एम्ब्रेस द पैसेज और बी एन एक्टिव रीडर, आप हर लाइन से क्वेश्चन बना लो कि अगर मुझे ये पैसेज मिला होता तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाती. जैसे मैं बता सकती हूँ कि where did the author grow up? तो I can come here कि in a small town not far from Kalimpong. What was happening in pre-liberalization India? Everything was arriving late. What was arriving late? Not just material things but also ideas. तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया पैसेज में क्योंकि अब आप इन्वॉल्व होके पढ़ रहे हो, राइट? Magazines, old copies of Reader's Digest and National Geographic arrived late too. Often the news had become stale. Stale मतलब बासी हो गई थी, बहुत पुरानी हो जाती थी तब मैगजीन्स पहुंचती थी. By months or even years, so इतना लेट पहुंच रहा था. This temporal gap, तो temporal मतलब ये टाइम फ्रेम में जितना गैप था, turned journalism into literature. तो journalism is what? कवरिंग द करंट न्यूज. और लिटरेचर है, आप कभी भी पढ़ लो, जैसे अभी भी प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ लो जेन ऑस्टिन की, राइट? तो कह रहे हैं कि जर्नलिज्म लिटरेचर बन जाता था, यानी कि एवरीथिंग वाज अराइविंग लेट. न्यूज इनटू लेजेंड एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू समथिंग एकिन. एकिन मतलब सिमिलर टू प्लॉटलेस स्टोरीज, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जा रही थी चीज की. बट लाइक दोज यू न्यू नो अदर लाइफ वी एक्सेप्टेड दिस एज अ नॉर्म. तो अब आपसे पूछो ऑथर का क्या टेक था ऐसी सिचुएशन पे? उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि बस अब यही हमारी जिंदगी है, ऐसा ही हमको करना है, राइट? तो आपसे पूछे क्या क्या लेट आ रहा था, उसका इम्पैक्ट क्या था. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? एवरीथिंग लेट, द इम्पैक्ट, और उसके बाद एक्सेप्टेंस, ऑथर की एक्सेप्टेंस. तो ये कीवर्ड्स आपने लिख लिए जो इस पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं. तो यानी कोई ऑथर कहीं बहुत एक कैलिम्पोंग के पास कहीं रहता है, वहाँ पे प्री लिबरलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था, सब कुछ लेट आ रहा था. और उससे ऑथर का क्या इम्पैक्ट हो रहा था कि जर्नलिज्म लिटरेचर में कन्वर्ट हो रहा था, राइट? और सिग्निफिकेंस लूज हो रहा था. न्यूज़ इनटू लेजेंड, हिस्टोरिकल इवेंट्स इनटू समथिंग सिमिलर टू प्लॉटलेस स्टोरीज. पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही नॉर्म है, अब यही होने वाला है, राइट? लेट्स रीड फर्दर. चलो, सो लेट्स रीड इट नाउ. द डर्थ, डर्थ मतलब स्केर्सिटी, कमी. The scarcity, the dearth of reading material in towns and villages in socialist India is hard to imagine. तो मतलब कह रहे रीडिंग मटेरियल ही नहीं है कहाँ पे, जो इंडिया के छोटे कस्बे और गांव हैं. एंड इट प्रोड्यूस टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. तो कौन सी टू कैटेगरीज? क्वेश्चन पूछे आपको, कौन से दो कैटेगरीज ऑफ पीपल क्रिएट हुए? क्योंकि विलेजेस में और छोटे इलाकों में स्टडी मटेरियल नहीं था, तो उसकी रीडिंग मटेरियल नहीं था, तो उसकी वजह से दो कैटेगरीज क्रिएट हुई. क्वेश्चन हो सकता है कितनी कैटेगरीज क्रिएट हुई? रीजन क्या था कैटेगरी क्रिएशन का? कि कमी थी रीडिंग मटेरियल की. कैसी कैटेगरीज हैं? लेट्स रीड दिस. दोज हु स्टॉप्ड रीडिंग, तो एक थे जिन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया. तो एक कैटेगरी क्या थी? दोज हु स्टॉप्ड रीडिंग आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड दोज. तो यहाँ पर एक कैटेगरी तो ये हो गई जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, और दूसरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु रेड एनीथिंग. तो एक तो जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ पढ़ना, और एक रेड एनीथिंग यानी जो मिलता था वो पढ़ लेते थे. सो I read road signs with enthusiasm that attaches to reading thrillers. When the
आइटनरेंट मतलब रेपिटेटिवली, बार बार आने वाला, कबाड़ी वाला, कलेक्टर ऑफ पेपर्स, मैगजीन्स एंड रिजेक्टेड थिंग्स, विजिटेड आवर नेबर, आई रश टू द हाउस वेयर ही वॉज डूइंग बिजनेस। तो ऑथर कौन सी कैटेगरी का निकला? ये दूसरी कैटेगरी का निकला, तो ये कुछ भी पढ़ लेता था। अब यहाँ पे कबाड़ी वाले का डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन आया तो वी कैन रिविजिट। तो उसने कहा क्योंकि छोटे गांवों कस्बों में रीडिंग मटेरियल नहीं था, तो दो तरह के लोग बन गए, दो कैटेगरीज बन गई, एक जिन्होंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया और एक जो सब कुछ पढ़ रहे थे। तो ऑथर वो था जो सब कुछ पढ़ रहा था, राइट। चलिए, सो लेट्स रीड फर्दर, पढ़िए अच्छे से। चलो, so let's read this. He bought things at unimaginably low prices from those who had stopped having any use for them, and I rummaged through his sacks of old magazines. So rummage होता है ऐसे खंगालना, ठीक है। तो रमेज करना होता है जब आप देखते हो ना, जैसे आपको कुछ ढूंढना है, देयर इज अ बैग, तो आप उसको पूरे बैग को ऊपर नीचे कर देते हो, उसको हम एक टर्म से एक्सप्लेन करते हैं जिसको रमेज कहते हैं। तो वो जो कबाड़ी वाला अपना बैग लाता था उसमें ओल्ड मैगजीन्स होती थी, तो ऑथर क्या करता था उसमें से उसको खंगाल लेता था, ठीक है, और बहुत सस्ते में बेचता था, ऐसा तो लिखा ही है। Sometimes on days when business was good, he allowed me a couple of copies of Sports World magazine for free. तो कई बार उसको फ्री भी मिल जाती थी। तो यहाँ पे ऑथर का इंटरैक्शन है विद कबाड़ी वाला, राइट। I would run home and ignoring my mother's scolding, plunge right in consuming news about India's victory in the Benson and Hedges Cup. तो ऑथर बहुत इंथुजियास्टिक था रीडिंग को लेकर, तो वो घर आता था किताबें लेकर और सीधा उनको पढ़ने बैठ जाता था। उसकी मम्मी डांटती थी तो वो उसको इग्नोर कर देता था। टू टेक अवेज, तो क्या दो टेक अवेज हैं, मतलब क्या दो लेसन हैं, क्या आप सीख सकते हो? फ्रॉम दीज एक्सपीरियंस हैव मार्क्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविंशियल रीडर्स लाइफ। द सेंस ऑफ बिलेटेडनेस, आप बोलते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यानी चीजें आप तक लेट पहुंच रही हैं। ऑफ एवरीथिंग कमिंग लेट एंड द डिजायर ऑफ फॉर प्लेजर इन लैंग्वेज, एक तो सब कुछ लेट पहुंच रहा है पर तुमको फिर भी लैंग्वेज में जो तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम्हें खुशी मिल रही है। ब्यूटिफुल पर्सपेक्टिव है ना। चलिए आगे पढ़िए। चलो, so speaking of belatedness, the awareness of having been born at the wrong time in history, of inventing things that have already been discovered elsewhere far away without our knowledge or cooperation, is a moment of epiphany and deep sadness. तो ऑथर कह रहे अब ये बेसिकली बिलेटेडनेस को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप वापस आ जाना। तो एक ऑथर कह रहा है कि आप वो कोई चीज़ इन्वेंट कर ले तो जो पहले सदियों पहले ही लोगों ने ढूंढ लिया, तो इसकी वजह से बहुत दुख आता है, सैडनेस आती है, ऑफकोर्स बिकॉज यू आर रनिंग लेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। आई रिमेंबर अ प्रोफेसर चोक्ड वॉइस मतलब जब आपका गला भर आता है तो यू से चोक्ड वॉइस, नरेटिंग मतलब सेइंग to me how all arguments he had made in his doctoral dissertation, written over many years of hard work, for there indeed was a time when PhDs were written over decades, has suddenly come to naught मतलब negate हो गई, reject हो गई, zero हो गई, आफ्टर ही हैड डिस्कवर्ड द वर्क ऑफ CW बिग्सबे। तो एक प्रोफेसर ने बहुत काम किया, कई सालों तक अपनी थीसिस लिखी और वो उसकी कई सालों की मेहनत खत्म हो गई क्योंकि पहले ही उसको पता चला कि ये काम तो हुआ है,
राइट. सो दिस इज बेसिकली एन इंस्टेंस कि उसका दुख भरा इंस्टेंस है कि हाउ बिलेटेडनेस, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती तो आप कितने पीछे हो जाते हो, उसका एक एग्जाम्पल दिया. राइट. सो अब आगे पढ़ो. So, this I realized as I grew older was one of the characteristics of provincial life. Provincial मतलब local life, जहाँ पे आपको बहुत you are limited to that area only and you are away from the rest of the world, right? तो दुनिया आगे चल रही है, तुमको कुछ पहुंच ही नहीं रहा, तुम उसी environment में रह रहे हो. So that they were saying trite things. Trite मतलब common things, known things with confidence of someone declaring them for the first time. वहाँ के लोग ऐसी बातें करते थे जैसे पहली बार कुछ बोल रहे हो. I therefore grew up surrounded by would-be Newtons who claimed to have discovered gravity again. मतलब अब उनके लिए तो नई चीज हो रही होती थी ना, दुनिया को 100 साल पहले पता है, पर लोगों को जिनको अवेयरनेस नहीं है उनके लिए तो नई थी. राइट. देयर इज अ डीप सेंस ऑफ ट्रेजेडी. तो इमोशन क्या है, ऑथर का दुख बड़ा है कि ये तो बहुत ट्रेजिक बात है कि और सैड एम्बैरेसमेंट है कि यार तुम हमेशा पार्टी खत्म हो गई और तुम पहुंच रहे हो. ऐसा ऑथर एक एनोलॉजी देता है. तो ऐसी कोई एनोलॉजी देना तो थोड़ा सतर्क हो जाया करो, क्योंकि हो सकता है वहां से एक क्वेश्चन है. एंड देर इज अ हार्श वर्ड, तो मतलब बिलेटेड नहीं है, डेटेड ही हो गया, पुरातन ही हो गया ये तो. सो ऑथर इज नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन. So what rescues it is the unpredictability, something which you don't know, right? Unpredictables. Rescues मतलब saves. Of these anachronistic is जहाँ पे time frame improper हो रहा है. The randomness and haphazard, again सब उथल पुथल हुआ हुआ, involved in mapping connections among thoughts and ideas that has not yet been professionalized. So what can be the refuge as per the author that has been mentioned, right? बस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कबाड़ी वाला वेस्ट पिकर टू द ऑथर. तो कबाड़ी वाला क्या करता था. अब आप वापस चले जाओ, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है शक्तिमान बनने की, हम पहले ही लिख के आए कि कबाड़ी वाले का मेंशन किधर हुआ है. राइट. तो यहाँ पर लिखा है कबाड़ी वाला आता था और ऑथर भागता था कबाड़ी वाले के पास और फिर उसके सैक्स में से पुरानी मैगजीन्स निकालता था और फिर बहुत ही एक्साइटेड होता था, और कबाड़ी वाला कभी का बिजनेस अच्छा होता था तो उसको फ्री में भी मैगजीन दे देता था. राइट. सो अब यू कैन टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ. The Kabadiwala bought up all her magazines. The Kabadiwala stock of books and magazines were of interest to author. Kabadiwala was about to steal the author magazines. The author ordered books online which the Kabadiwala delivered. Online की तो कहानी नहीं है, प्री लिबरलाइजेशन की बात हो रही है. चुरा कबाड़ी वाला कुछ नहीं है. बॉटअप मतलब कबाड़ी वाला खरीदता नहीं था, कबाड़ी वाला के पास जो बुक्स होती थी ऑथर का उसमें इंटरेस्ट था. सो अगेन दिस चॉइस गोज आउट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी. ये क्लैट में टेस्टेड है, आप चेक कर लीजिएगा. राइट. नॉट चेंज द क्वेश्चंस, नॉट चेंज द ऑप्शंस, केप्ट द डिफिकल्टी लेवल एज इट इज, द क्वेश्चंस इंटैक्ट. सो यू कैन सी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कितने डुएबल हैं, है ना. बस द ओनली थिंग दैट आई डिड वाज आई रिविजिटेड. तो शक्तिमान नहीं बनना, आपको पता है कबाड़ी वाले का जिक्र हुआ था, मे बी आपको याद भी आंसर, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाती है. यू फील मोर कॉन्फिडेंट while you are picking up the right answer, isn't it? चलिए, so try this question. अच्छे से देखो ये क्वेश्चन को. आई एम गिविंग यू टाइम, राइट. मैं आपको टाइम दे रही हूँ. अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको ज़रूरत लगती है, यू कैन पुश बैक टू द पैसेज ऑल्सो. देर इज़ नो हार्म, राइट. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज दैट वी मार्क द आंसर राइट, बिकॉज अभी तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा. वेरीफाई कर लीजिए. वॉट शुड नॉट बी डन इज दैट जस्ट मार्किंग रैंडमली. चॉइसेस नेविगेट करो, देखो कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, किधर आप फंस रहे हो.
This has been tested previously, right? तो ये tested question है. So when we take a look, so what according to the author is essential about the experience of being a provincial reader? Over eagerness तो आप कह ही नहीं सकते, right? Belated in the sense of coming late for everything, accepting a temporal gap in between what was current in the wider world and the time with which these arrived in the provincial location. तो उसने कहा ना, author accepted it as a norm, right? So what is the right answer choice that will fit in C, right? So that's how you can revisit. यही मैं आपको इसलिए इतना टाइम दे रही थी कि आप revisit कर सको, so you can be sure of your answer. There is no harm, right? कोई harm नहीं. आप कोई टेक्स्ट लाइफ में पहली बार encounter करो, आप कोई शक्तिमान थोड़ी हो, right? Go through, explore. But हाँ, अगर आपको effective reading होगी तो आपको पता है कहाँ पे जाना है. That's the catch, right? So let's try this question. Why did the author feel a sense of epiphany and deep sadness? सो सी दिस, आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे? यहाँ पर एपिफेनी और सैडनेस लिखा भी हुआ है, राइट? तो इट इज जस्ट दैट गो बैक, रीड द इंफॉर्मेशन, बी श्योर. Right. So if you take a look at the answer choices, because the things that felt special and unique to the author were already established and accepted. Yes, वही तो है ना कि यहाँ तो तुम्हारे लिए तो belated ही हो गया. जो उसने कहा कि प्रोफेसर का भी एग्जाम्पल दिया कि उसने एक रिसर्च कर दी, सालों लगा दी, and ultimately the work was already done. We can keep this. He was less well read, no such comparison, right? ऐसा कोई comparison नहीं हुआ. और यहाँ ये तो हम कह ही नहीं सकते कि big city को miss करता था. ये argument से आप नहीं निकाल सकते. So what is the correct answer? A will be the correct answer for this question. Let's come to the next question. Please try this. Anachronistic. So chron root is for time, right? So basically whenever we talk about chron, it is a time associated root. So rooted in non-urban setting, no. Again, no. Connected with another time, yes. Opposed to prevailing sensibilities, no. Anachronistic is in a different time frame. So C is the right answer. Chaliye, let's see this question. So you could revisit also, right? So जैसे इसने बोला captures the meaning of the last sentence best, right? So you can possibly go to the last sentence, read this nicely, infer it, and then come to the question. Take your time, read this nicely so that you are in a good state to explore the answer choices. सो नाउ यू हैव रेड दिस. तो उसने कहा कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है क्योंकि जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके साथ रैंडमनेस है, पर एटलीस्ट यू नो how you are connecting the ideas, thoughts and ideas, that has not been professionalized, right? So that's what the paragraph is trying to suggest. So you can now be sure of what the paragraph is trying to say. Revisit kar liya, so you will be more equipped, right? Now let's take a look at the options that are there with us, right? Though the author feels provincial, she pretends to be. Pretension कर रही है, ये तो आप नहीं बोल सकते. Though the author feels dated in her access to intellectual ideas, accept कर रही है. Her lack of metropolitan sophistication lets her engage with the ideas with some originality. Of course, इसको रख सकते हैं. Though the author is aware of the limitedness of her knowledge, she is confident that she can hold in her own crowd. Again, ये नई information है, तो अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैम ये तो ढंग से interpret ही नहीं हुआ, pretended नहीं था, she can hold her own crowd, that doesn't make sense. A और C तो आप verify कर ही नहीं सकते, तो all of the above भी नहीं हो सकता आंसर. तो मे बी by effective elimination, जैसा मैं आपको शुरू में भी समझा रही थी कि जितना श्योर होगे ना कि आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट कर दो, उतना बढ़िया करोगे, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड
ऑफ द डिस्कशन. आई होप आपको मज़ा आया. बस आपको मेहनत करनी है, बहुत रीड करना है. ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दी स्ट्रैटेजीज एंड वी हैव मोर इंटरेस्टिंग सेशंस लाइंड up for you. I hope you really like the session. Take good care of yourself. Work very, very hard. Take care. Bye bye.